ससुराल में जिम्मेदारियां निभाते निभाते थक गई थी। इसलिए जब गर्मियों की छुट्टियों में मायके जाने का प्लान बना तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। ये बात इसी साल की है। मेरी शादी को लगभग 2 साल हो चुके थे। मेरा नाम पूनम है। मैं खुद को हमेशा व्यवस्थित और सलीके से रखना पसंद करती हूँ। मेरे हस्बैंड अक्सर कहते हैं, तुम तो हमेशा नई दुल्हन जैसी चमकती हो। ये सुनकर मैं शर्मा जाती हूँ, पर सच कहूँ तो अच्छा बहुत लगता है। एक दिन भाभी का फोन आया और उन्होंने हस्बैंड से कहा, जीजा जी पूनम को कुछ दिन के लिए मायके भेज दीजिए, बहुत दिन हो गए हैं। हस्बैंड ने खुशी खुशी मेरा टिकट करवा दिया और मैं मायके पहुंच गई। भाभी और घर के बाकी लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए। शाम को जब मैं छत पर टहलने गई तो वहां 2 लड़के बैठे थे। भाभी ने बताया कि वे हमारे किराएदार हैं और किसी अच्छी कंपनी में काम करते हैं। जब मैं टहल रही थी तो उनमें से एक लड़का मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। शिष्टाचार के नाते मैं भी जरा सा मुस्कुरा दी। अगले दिन भाभी बाजार गई थी और मैं घर पर अकेली थी। मैंने सोचा नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ। मैं नहाकर सिर पर तौलिया लपेटे और घर के सादे कपड़ों में बाथरूम से बाहर निकली। मैं गुनगुनाते हुए बाहर आ रही थी और बालों से पानी झाड़ रही थी। तभी अचानक मेरा पैर फिसला और मेरे हाथ से साबुनदानी छूट गई। आवाज सुनकर वही किराएदार लड़का जो सीढ़ियों से उतर रहा था, घबराकर सामने आ गया। उसने मुझे उस हालत में देख लिया, गीले बाल, अस्त व्यस्त कपड़े और जमीन पर गिरा सामान। मैं एकदम से सकपका गई। मैं हमेशा बन सवर कर रहने वाली लड़की हूँ। मुझे बहुत शर्म आई कि उसने मुझे इतने बिखरे हुए रूप में देख लिया। वो भी झेंप गया और सॉरी वो आवाज़ सुनकर कहते हुए उसने अपनी नज़रें झुका ली और तुरंत वापस ऊपर चला गया। उस दिन के बाद मुझे उससे नज़र मिलाने में भी झिझक होने लगी। जब भी वो सामने आता, मैं छुप जाती। जब मैं 1 साल बाद दोबारा मायके गई तो वो सीढ़ियों पर मिला। मुझे देखते ही उसे वो पुराना किस्सा याद आ गया और वो जोर से मुस्कुरा दिया। मैं भी अपनी पुरानी बेवकूफ़ी और घबराहट याद करके हंस पड़ी। शाम को छत पर उसने पूछ ही लिया, क्या आपको वो दिन याद है? मैं हंसकर बोली, हाँ बिल्कुल याद है। फिर एक दिन मैं अपने कमरे में बैठकर चेहरे पर फेस पैक लगाकर बैठी थी। चेहरा पूरा सफ़ेद और डरावना लग रहा था और भाभी घर पर नहीं थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने सोचा भाभी होंगी तो मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सामने वही लड़का खड़ा था, शायद नमक मांगने आया था। मुझे फेस पैक में देखकर वो अपनी हंसी नहीं रोक पाया। मैं जल्दी से पल्लू से मुंह छिपाने लगी। वो हंसते हुए बोला, माफ़ करना, गलत समय पर आ गया, बस नमक चाहिए था। मैं भी हंस पड़ी और बोली, तुम हमेशा ऐसे ही वक्त पर आते हो जब मैं भूत बनी होती हूँ। हम दोनों में अब अच्छी दोस्ती हो गई थी। मुझे लगा कि शायद वो मुझे पसंद करने लगा है, क्योंकि वो अक्सर मुस्कुराता रहता था। मैंने सोचा एक दिन उससे बात करूंगी। एक सुबह वो छत पर नहीं दिखा तो मैंने सोचा शायद बीमार हो। मैं खैरियत पूछने उसके कमरे की तरफ गई। दरवाज़ा हल्का खुला था। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खटखटाने के लिए हाथ उठाया, दरवाज़ा पूरा खुल गया। अंदर का नज़ारा देखकर मैं एकदम से ठिठक गई। वो दरअसल नहाकर निकला था और अपने कमरे में बाल सुखा रहा था। मुझे अचानक सामने देखकर वो एकदम हड़बड़ा गया। उसे उस हाल में देखकर एक पल के लिए मेरी सांसें अटक गई थीं। उसे उस हाल में देखकर मेरे मन में अजीब सी हलचल होने लगी थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा और एक पल के लिए मैं अपनी मर्यादा भूलने लगी थी। ऐसा लगा जैसे कोई नशा सा छा रहा हो और मेरे कदम वहीं जम गए। तभी उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वो हड़बड़ा गया। मैं भी होश में आई और सॉरी बोलकर वहां से भाग आई। मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी, लेकिन डर से नहीं, बल्कि उस एहसास से जो मैंने अभी महसूस किया था। मुझे लगा कि वो सोचेगा कि मैं उसे जानबूझकर देखने गई थी, जबकि मैं तो बस बात करने गई थी। लेकिन उस पल मैं सच में बहक गई थी। जब मैं वापस ससुराल जाने लगी तो वो मुझे छोड़ने बाहर तक आया। मैंने उससे हंसते हुए कहा, इस बार तो जा रही हूँ, लेकिन अगली बार आऊंगी तो खबरदार जो मेरे सामने ऐसे आए। हम दोनों हंस पड़े और मैं मीठी और कुछ शरारती यादें लेकर ससुराल आ गई। ससुराल पहुंचने के कुछ दिन बाद मुझे लगा कि मुझे अपने मन का बोझ हल्का कर देना चाहिए। रात को जब पतिदेव खाने के बाद आराम कर रहे थे तो मैंने धीरे से उन्हें मायके की सारी बातें और किराएदार के सामने बहक जाने वाली बात भी बता दी।
मैंने सोचा था कि वो मेरी भावनाओं को समझेंगे, लेकिन उनका रिएक्शन बिल्कुल उल्टा था। पूरी बात सुनते ही उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तल्ख आवाज में कहा, ये सब तुम्हारी ही गलती है। तुमको उस कमरे में जाने की क्या जरूरत थी? मुझे लगता है तुम उस लड़के के प्रति आकर्षित हो रही हो, इसलिए तुम्हें वहां अच्छा लग रहा था। पतिदेव की ये बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा करने के बजाय मेरे चरित्र पर सवाल उठा दिए। मैंने रोते हुए उन्हें कसम खाकर यकीन दिलाया कि मेरे मन में कोई गलत इरादा नहीं था और ये बस एक संयोग और एक पल की कमजोरी थी। मैंने गिड़गिड़ाकर कहा कि मैं बस आपको सच बताना चाहती थी। काफी देर समझाने बुझाने के बाद पतिदेव का गुस्सा शांत हुआ। उन्होंने मुझसे माफी तो मांगी, पर मैं जानती थी कि उनके मन में अब भी कहीं न कहीं शक का बीज बोया जा चुका था। ससुराल आने के बाद भी मुझे शांति नहीं मिल रही थी। जब भी मैं अकेली होती, उस किराएदार लड़के का चेहरा, उसके साथ हुए वो सारे पल मेरी आंखों के सामने घूमने लगते। वो शर्माना, वो हंसी और वो आखिरी पल, वो एहसास मुझे बेचैन कर देता था। मैं जितना भूलना चाहती उतना ही उसे याद करती। कुछ दिन ऐसे ही बीते और मेरा मन करने लगा कि मैं एक बार फिर मायके जाऊं। मैं जानती थी कि ये सिर्फ उस लड़के को देखने की दबी हुई चाहत थी। मैंने हिम्मत करके पतिदेव से कहा, मेरा मायके जाने का बहुत मन हो रहा है। ये सुनते ही उनका शक और गुस्सा फिर से जाग गया। उन्होंने मेरी बात को बीच में ही काट दिया, क्या जरूरत है इतनी जल्दी जाने की? अभी तो तुम आई हो। जब मैंने दोबारा कोशिश की तो वो गुस्से से डांटने लगे, तुम क्यों जाना चाहती हो? सच बताओ, तुम उसी लड़के से मिलने और बात करने जा रही होगी, है ना? तुम्हें अब वहां अच्छा लगता है, यहाँ नहीं। उनका शक इतना गहरा था कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। मैं चुप हो गई। मैं जानती थी कि उनका गुस्सा और शक दोनों ही ठीक नहीं थे, पर उनका शक तोड़ने का कोई रास्ता मेरे पास नहीं था। इस तरह मैं अपनों से दूर होकर भी एक अनजाने ख्याल के करीब होती जा रही थी। कुछ दिनों तक तो ये तनाव अंदर ही अंदर चलता रहा। मेरा मन ससुराल में जरा भी नहीं लगता था। मैं हर पल मायके के बारे में सोचती रहती और पतिदेव के सामने जाने से कतराती। एक दिन मामूली सी बात पर हमारी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई और इस बार उन्होंने गुस्से में फिर से उसी लड़के के नाम पर मुझ पर ताना मारा। मेरा धैर्य टूट गया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उनसे लड़कर उसी दिन ट्रेन पकड़ी और वापस मायके आ गई। मायके में आने के बाद मुझे राहत तो मिली, लेकिन मन को चैन नहीं मिला, क्योंकि वो किराएदार लड़का घर छोड़कर जा चुका था। अब मायके में मेरा मन लग ही नहीं रहा था। अब हर पल मुझे वही सारे संयोग याद आते थे और मैं पछताती थी। मुझे ये बात दुख देती थी कि मैंने उस पल अपनी भावनाओं को दबाया क्यों। बार बार मुझे वही सारे पल याद आते थे और मेरे मन में ये बात दुख पहुंचाती रहती थी कि काश मैंने उस मौके को हाथ से जाने न दिया होता। मैं हर दिन यही सोचती थी कि मैंने अपने दिल की बात क्यों नहीं मानी। ये बात मेरे मन को इतना खाए जा रही थी कि मैं अपने हस्बैंड से लड़ने के लिए तैयार हो गई थी, बस उस अनजाने लड़के से फिर से मिलने के लिए।